हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम लोग यह देखेंगे कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से हम देखते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी के अधीन गवर्नर एवं गवर्नर जनरल को, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ा है, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और इसके बाद पढ़ा है सर जॉन मैफरसन को पढ़ा है, और इसके बाद हमने किसको पढ़ा है, सर जॉन शोर को। सर जॉन शोर की क्या नीति थी? हस्तक्षेप की नीति थी। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने किसको पढ़ा? इसके बाद हम लोग पढ़े हैं लॉर्ड वेलेजली। अच्छा, ये वेलेजली कौन था? वेलेजली वही था जिसने सहायक संधि को स्टार्ट किया था। स्टार्ट क्या, विकास किया था। स्टार्ट तो डुप्ले ने किया था। तो देखिए, आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा। अब देखिए, हम लॉर्ड वेलेजली के आगे की चीज़ों को अब पढ़ेंगे। तो देखिए, वेलेजली के बाद कौन आता है? जॉर्ज बार्लो। अच्छा, ये कब आता है? 1805 से 1807 ईस्वी में यह आता है। इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। देखिए, यह विद्रोह क्यों हुआ था, तो इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। थोड़ा सा और समझ लेंगे कि जो सिपाही थे, देखिए सिपाही क्या करते थे कि अपने माथे पे तिलक लगाते थे और कानों में बालियां पहनते थे। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने क्या कहा कि सिपाहियों को अब ना तो माथे पे तिलक लगाना है और ना ही कानों में बालियां पहनना है। तो देखिए, इन्हीं सारी चीज़ों को लेके जो वहाँ पे सिपाही थे, उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो यही सिपाही विद्रोह है। अच्छा, इसके बाद देखिए, जॉर्ज बार्लो के मतलब इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, तो इनके बारे में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके बाद कौन आता है? लॉर्ड मिंटो प्रथम। अच्छा, लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनके समय की महत्वपूर्ण घटना क्या थी भाई? तो इन्होंने अमृतसर की संधि की थी। अच्छा, संधि कब की थी? तो 1809 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर की संधि की थी। अब क्वेश्चन उठता है कि यह संधि किसके किसके बीच में हुई थी। तो देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ तो अंग्रेज हो ही जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह थे। तो देखिए, इस टॉपिक को भी हम लोगों ने बहुत ही बेहतर ढंग से मैप की सहायता से पढ़ा है, जो कि पीछे इसका वीडियो है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। अच्छा, लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद भाई किसका शासनकाल था? तो था लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल। अच्छा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भाई क्या क्या किया था, थोड़ा इसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसके समय में क्या हुआ था कि प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के अंत में क्या हुआ था? संगोली की संधि। देखिए, यह भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, संगोली की संधि कब हुई थी? तो हुई थी 1816 ईस्वी में। और क्या किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने? इसने एक काम और किया था कि 1822 में जो है वो टेनेंसी एक्ट यानी कि काश्तकारी अधिनियम को भी पारित किया था। तो ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद किसका समय काल आ गया? लॉर्ड एमहर्स्ट का आ गया है, 1823 से 1828 है। अच्छा, इसके शासनकाल में क्या हुआ था? इसके शासनकाल में हुआ था प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध। यहाँ से देखिए, अच्छा, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध कब से कब हुआ था? 1824 से 1826 में हुआ था। इसमें भी अंग्रेजों की विजय हुई थी। और 1826 में एक संधि हुई थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था यांडबू की संधि। यहाँ से देखिए, 1826 यांडबू की संधि। और अच्छा, एक चीज़ और हुआ था कि लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में क्या हुआ था कि बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी हुआ था। तो देखिए, ये सब जो हैं गवर्नर जनरल, ये काफ़ी छोटे छोटे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं किया था। एक दो छोटे छोटे काम हुए थे, तो हम लोग उनको देख ले रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद किसका शासनकाल आता है? लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद किसका शासनकाल आता है? तो इसके बाद आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद किसका शासनकाल आता है? इसके बाद आता है चार्ल्स मेटकाफ का। अच्छा, चार्ल्स मेटकाफ ने क्या किया था भाई? देखिए, इसका शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष के लिए है। इसने क्या किया था? इसने भारतीय प्रेस को, इसे कहा जाता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। अच्छा, इसने किया था कि भारतीय प्रेस पे बहुत सारे प्रतिबंध लगे थे, यह उन सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था। देखिए, अब बात आता है कि कौन कौन से प्रतिबंध लगे थे। तो देखिए, प्रेस पे बहुत सारे प्रतिबंध लगे थे। जैसे यह था कि अगर कोई प्रेस, जैसे कोई पुस्तक छप रही है या कोई न्यूज़पेपर छप रहा है, तो उस पे मेंशन करना होता था, मतलब पुस्तक और न्यूज़पेपर पे यह लिखना होता था कि वह पुस्तक किस प्रेस में छपी हुई है, उस प्रेस का मालिक कौन है, अच्छा, इसको छापने वाला भी कौन है, मतलब किसकी बुक है। और क्या होता था कि मतलब एक एक प्रति इसकी जो है वह सरकार के पास जमा करनी पड़ती थी पहले। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। और क्या किया चार्ल्स चार्ल्स जो मेटकाफ था, उसने इन सारी चीज़ों को कैंसिल कर दिया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद चार्ल्स मेटकाफ के
चार्ल्स मेटकाफ के बाद भाई किसका समय आता है, किसका शासनकाल आता है? इसके बाद आता है लॉर्ड ऑकलैंड का। कब से कब है? 1836 से 1842 है। अच्छा, इसने क्या किया था? देखिए इसके समय में क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, जो कि 1839 से 1842 के ईस्वी में हुआ था। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इसने क्या किया, कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई थी। देखिए इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पहले वीडियो में भी पढ़ा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा वीडियो को तेजी से ले चल रहे हैं। बाकी जो आपका आज का टॉपिक है, इसको हम लोग बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड के बाद किसका शासन कहलाता है? लॉर्ड एलिनबरो का। कब से कब है? 1842 से 44 तक। देखिए 2 ही साल का इसका शासनकाल है। इसने किया था, इसने सिंध को कंप्लीटली पूरी तरीके से कहाँ मिला लिया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और इसने क्या किया था? इसने दास प्रथा का अंत कर दिया था। कब किया था? 1843 में। अब लॉर्ड एलिनबरो के बाद कौन आता है? लॉर्ड एलिनबरो के बाद आता है भाई लॉर्ड हार्डिंग। इसका शासनकाल 1844 से 48 है। और इसने क्या किया था? इसने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845 से 46 में हुआ था, इसके शासनकाल में हुआ था। अच्छा, इसने और क्या किया था? इसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए हम लोग जब इसको पहले वीडियो में पढ़े थे तो हमने बताया था ये सारी चीज़ें। लॉर्ड हार्डिंग मतलब जिसे नरबलि प्रथा है, बलि किस चीज़ से दी जाती है? किसी हार्ड चीज़ से दी जाती है, तो इसका नाम क्या है? हार्डिंग। तो हम लोग इससे इस चीज़ को समझ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे? लॉर्ड डलहौजी को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, 2 टॉपिक हैं। कौन कौन से? एक विलियम बेंटिंक के बारे में पढ़ेंगे और एक लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आज के टॉपिक को हम लोग अब यहाँ से आगे से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि भाई भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अच्छा, ये कैसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ? सबसे पहली चीज़ तो हम इसी को समझ लेते हैं। तो देखिए 1833 में एक एक्ट आया था। अच्छा, इस एक्ट में एक बात कही गई थी, वो बात कौन थी? कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वह भारत का गवर्नर जनरल होगा। और इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1828 से 1835 है। तो यही हुआ ना। अच्छा, दूसरी चीज़ और भी है कि इसने सती प्रथा को समाप्त किया था। कब किया था? 1829 में धारा 17 के अंतर्गत इसने सती प्रथा को समाप्त किया था। अच्छा, सती प्रथा को समाप्त करने में ऐसे कौन उन समाज सुधारक का आप नाम बताइए जिन्होंने इसका सहयोग किया था कि सती प्रथा का अंत होना चाहिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उनका नाम था राजा राम मोहन राय। अच्छा, एक बात और है, जब विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था, उस समय यह कौन था? उस समय यह भारत का गवर्नर जनरल था? नहीं था। तब फिर क्या था ये? उस समय यह बंगाल का गवर्नर जनरल था। क्योंकि जब 1833 का एक्ट आएगा तो उसमें है ना कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा। मतलब 1833 के बाद ये भारत का गवर्नर जनरल होता है, उसके पहले यह बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। अच्छा, इसके बाद इसके शासनकाल में और क्या एक चीज़ हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि मैकाले की अनुशंसा पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किया गया। अच्छा देखिए, जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था 1813 का एक्ट, उसमें यह था कि अब भारत में 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, किस लिए? शिक्षा के लिए। लेकिन बाद में इस बात पर विवाद हो गया कि भाई शिक्षा दी कौन सी जाए, जो भारत की परंपरागत शिक्षा पद्धति है इसको दिया जाए, या जो वहाँ की है ब्रिटेन की है इसको दिया जाए। तो लोगों के बीच में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विवाद हो गया। कुछ लोग इस पक्ष में हो गए, कुछ लोग इस पक्ष में हो गए। तो इस विवाद को किसने सॉल्व किया था? लॉर्ड मैकाले ने सॉल्व किया था। और इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि शिक्षा की पद्धति जो है वह पाश्चात्य शिक्षा हो, मतलब अंग्रेजी शिक्षा हो। तो देखिए वही सारी चीज़ें ये हैं। अच्छा, इसने एक काम और भी किया था, वह कौन सा काम है? इसने किया था शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। तो देखिए ये 4 चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सी? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कब किया? 1829 ईस्वी में। और मैकाले ने जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, किसके शासनकाल में किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में किया था। और इसने क्या किया था? इसने शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। देखिए एक चीज़ और है कि 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमन की सहायता से इसने क्या किया? ठगी का अंत कर दिया, मतलब ठगी को समाप्त कर दिया। अच्छा देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है सती प्रथा, इसको समाप्त किया, दूसरा है ठगी प्रथा। इसके लिए भी कानून लाया, इसको भी समाप्त करवाया कर्नल स्लीमन की सहायता से। तो देखिए जब सती प्रथा समाप्त हुआ था ना, तो बहुत से लोग ऐसे भी तो जो विरोध कर रहे थे कि यार सती प्रथा तो समाप्त नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये ठगों को ये वाला काम किया तो इस पर बहुत ज़्यादा कोई विरोध नहीं हुआ था। अच्छा, सती प्रथा का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा हम इसको भी देख लेंगे। सती प्रथा है क्या? तो देखिए सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी ना कि जब जैसे किसी की शादी हो गई है मान लो,
और उसकी मृत्यु हो जाए। तो होता क्या था कि जैसे उसकी पत्नी है, तो जब उसको चिता पे लिटाया जाएगा जलाने के लिए, तो उसकी पत्नी को भी लेट जाना पड़ता था चिता में उसके साथ। तो देखिए कितनी बुरी प्रथा थी ये। और होता क्या था ना कि जैसे कुछ तो ऐसे होते थे कि भाई कि कुछ लोग अपनी श्रद्धा से जाके यहाँ पे लेट गई कि भाई हम मतलब हमारे अब पति नहीं है तो हम भी जा रहे हैं, हमको भी नहीं रहना है। लेकिन होता क्या था कि बहुत से ऐसे जिसका मन नहीं है, उसको ज़बरदस्ती भी यहाँ पे लिटाया जाता था। और देखिए उस समय क्या था कि जैसे शादी भी बहुत कम एज में हो जाती थी। तो होता क्या था, जैसे मान लो किसी की एज 15 वर्ष है, कोई छोटी सी लड़की है, अब उसके साथ क्या हुआ, उसको भी लाके यहीं पे लिटा दिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गलत थी, और इसका अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसका अंत कर दिया था। देखिए अब इसके आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या किया था। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी का जो सिद्धांत था बहुत फेमस है, राज हड़पने की नीति। तो राज हड़पने की नीति के अंतर्गत इसने कई सारे नियमों को लागू किया था। इसके इसके अंतर्गत इसके कई सारे सिद्धांत थे। देखिए सबसे पहले सिद्धांत की बात अगर हम करें तो वह था व्यपगत का सिद्धांत। अच्छा, व्यपगत का सिद्धांत क्या था? इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब है कि जो गोद लेने का अधिकार था उसको इसने छीन लिया था। देखिए पहले क्या होता था ना कि जैसे कोई राजा है मान लीजिए, और राजा की मृत्यु हो गई और राजा के पास कोई बच्चा नहीं है, तो होता क्या था कि अगर राजा चाहता था किसी को गोद ले सकता था, किसी बच्चे को, या फिर अपने किसी रिश्तेदार को भी क्या करता था, राजा बना सकता था, या जिसको वो चाहता था उसको बना सकता था। लेकिन डलहौजी ने क्या किया कि अगर राजा है और उसकी मृत्यु हो गई है और इसका कोई सगा पुत्र नहीं है, तो फिर अब उसके राज्य का क्या होगा? तो फिर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें थी। तो देखिए केवल वंशानुगत शासक को मान्यता दत्तक पुत्र लेने का अधिकार इसने क्या किया था, छीन लिया था। अच्छा, हम एक चीज़ और समझेंगे कि ये जो राज डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति है, इस नीति को इसने चलाया क्यों था? तो देखिए सबसे पहले तो हम यह समझेंगे ना कि जो ब्रिटिश हैं वहाँ पे क्या हो गया, औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था। औद्योगिकरण का मतलब होता है कि वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े कारखाने लग चुके थे। अब भाई कारखाने फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं, वहाँ पे क्या है, चीज़ों का उत्पादन किया जाएगा। लेकिन जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन बहुत छोटा सा देश है और वहाँ के लगभग सिर्फ 5% भूमि जो होती है उस पर खेती की जाती है। तो इसको कच्चे माल चाहिए। अब कच्चा माल इसको कहाँ से मिलेगा? बहुत छोटा सा देश है और फैक्ट्रियाँ तो बहुत सारी लग गई हैं। तो कच्चा माल लेने के लिए वो कहाँ से लेगा? भारत से लेगा। अच्छा, भारत से कच्चा माल कब लेगा? इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए इनको बहुत सारी ज़मीन चाहिए ना, कि ताकि अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट कच्चा माल है उसका उत्पादन किया जाए। तो जो ज़मीन चाहिए, अब वो ज़मीन कहाँ से मिलेगी? वो ज़मीन यहीं से मिलेगी कि जो डलहौजी है ये राज्यों को हड़पेगा, फिर वो ज़मीन मिलेगी और इस पे कच्चा माल जो उत्पादित होगा और ये कहाँ जाएगा? ब्रिटेन जाएगा। फिर ब्रिटेन से तैयार माल होगा और बाकी सब जगह जितनी जगह हैं सब जगह भेजा जाएगा। तो देखिए कि तो हमने क्या पढ़ा? व्यपगत के सिद्धांत जो था। अच्छा, व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत उसने किन किन राज्यों को अपने अधिकार में किया था, थोड़ा सा इस बात को समझेंगे हम लोग। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसको मिला था? सतारा। कब मिला था? 1848 ईस्वी में। देखिए इसका क्या करता है ना कि सीक्वेंस देता है कि पहले किसको मिलाया फिर बाद में किसको मिलाया, इस तरह की चीज़ें जो है। अच्छा, इसके बाद कौन है? जैतपुर एवं संबलपुर में कब मिलाया? 1849 ईस्वी में मिलाया। अच्छा, बघाट को कब मिलाया था? 1850 में। उदयपुर को कब? 1852 में। और झांसी देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, झांसी को कब मिलाया था? 1853 में। नागपुर को कब मिलाया? 1854 ईस्वी में। अच्छा, थोड़ा सा अब एक चीज़ हम और देखते हैं कि डलहौजी की जो नीति थी वह राज्य हड़पने की थी, और वेलेजली की नीति क्या थी? सहायक संधि की। तो थोड़ा अब हम ये समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, दोनों में अंतर क्या है। देखिए ये कौन है? ये है वेलेजली। वेलेजली क्या करता था कि जैसे जो भी भारतीय राज्य हैं या फिर भारतीय रियासत हैं उनके ऊपर क्या करता था, ये कंट्रोल करता था। जैसे अपना एक रेजिमेंट रख दिया वहाँ पे कि भाई तुम देख रेख करना, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इनसे पैसे लेता था, टैक्स लेता था, इनको अपने नियंत्रण में रखता था। लेकिन डलहौजी ने क्या किया? डलहौजी तो उनके राज्य को ही छीनना स्टार्ट कर दिया। और होता क्या है आगे चलकर, यही एक सबसे बड़ा कारण ये भी बनता है कि इसकी वजह से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है। तो देखिए दोनों की नीतियों में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि व्यक्तिगत का सिद्धांत तो हो गया, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया कि जिसके पास सगा जिसका बच्चा नहीं है उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और दूसरी नीति क्या थी? विजय की नीति। अच्छा भाई, विजय की नीति क्या थी? विजय की नीति देखिए सीधे वही थी कि आक्रमण करो, युद्ध करो, जीत लो, अपने राज्य में मिला लो। तो इसके अंतर्गत किसको मिलाया? पंजाब को कब मिलाया था? 1849 ईस्वी में। अच्छा, सिक्किम को कब मिलाया? 1850 ईस्वी में सिक्किम को मिला लिया था इसने भाई। और निचला वर्मा एवं पीगू को कब मिलाया? 1852 ईस्वी में मिलाया।
अच्छा, एक चीज़ और है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? अवध को मिलाया इसने कब? 1856 ईस्वी में। और किस आधार पे? कुशासन के आधार पे मिलाया था। अच्छा, ये कुशासन का क्या मतलब है, थोड़ा सा हम इसमें समझते हैं। देखिए होता क्या है ना कि जो अवध के नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। जो वाजिद अली शाह थे, ये जो कवि हैं या फिर गीतकार हैं या संगीतकार हैं या फिर नृत्यक हैं, जो लोग नृत्य करते हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा वरीयता देते थे। और कहीं न कहीं ये भी जैसे शेर शायरी है या गज़ल है, इन सब चीज़ों के शौकीन थे और खुद भी करते थे। तो डलहौजी ने क्या किया कि एक बार बोला अपने कुछ अधिकारियों की कि तुम जाओ अवध का थोड़ा-सा निरीक्षण करके आओ कि वहाँ पे क्या हाल-चाल है, शासन-प्रशासन कैसे चल रहा है। तो उन लोगों ने आके इसको बताया कि भई ऐसे-ऐसे देखिए ऐसी-ऐसी चीज़ है। अच्छा, तो चूँकि जो अंग्रेज़ थे ना, उनको ये लगता था कि यार राजा और मतलब गज़ल पढ़ रहा है, राजा को तो चाहिए ना कि जैसे सेना का नेतृत्व करे, राजा को चाहिए प्रजा का ध्यान दे, मतलब वो थोड़ा-सा सैनिक की तरह से समझता था। और ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे गज़ल कर रहे हैं, शेर शायरी कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, इसने यह बोल दिया कि जो ये अवध है, यहाँ का जो राजा है, नवाब है, यह ठीक से शासन नहीं चला पा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इसके शासन को हम लोग अपने अंडर में ले लें और अच्छे तरीके से चलाएँ। तो यही इसी को बोलते हैं कुशासन। तो कुशासन के आधार पे क्या किया था, इसने अवध को अपने कब्ज़े में कर लिया था। किसने? डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अच्छा, एक चीज़ और है कि बहुत सारे राइटर बोलते हैं कि जो ये नवाब वाजिद अली शाह थे, इनसे क्या है ना कि इनके यहाँ की जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। जब डलहौजी ने क्या किया, जो ब्रिटिश इनको जब आए ले जाने के लिए मतलब हड़पने के लिए इनके राज्य को, तो उस समय जो जनता थी ना वो देख के इनको बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। तो देखिए ये चीज़ भी देखने में मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि तंजौर एवं कर्नाटक के जो नवाब थे उनकी उपाधियाँ उन्होंने छीन ली और उसको अपने धीरे-धीरे अपने राज्य में मिला लिया था। अच्छा, अब एक चीज़ और भी है कि जो 1854 का वुडका डिस्पैच है, यह किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अच्छा, एक चीज़ और है कि वुड डिस्पैच का संबंध किस चीज़ से है? शिक्षा से है। कौन सी शिक्षा? प्राइमरी से लेके उच्च तक की शिक्षा, सभी शिक्षाएँ थी। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसी के अंतर्गत 1857 में क्या होता है, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इन 3 जगह पे क्या होता है, विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने डलहौजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन डलहौजी ने क्या किया था, डलहौजी ने बहुत अच्छे-अच्छे कार्य भी किए थे। अच्छा, इन कार्यों पे थोड़ा-सा हम लोग समझते हैं क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम यह समझेंगे कि 1852 में क्या किया था, इसने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। तो अब हम यह समझेंगे कि इस कमीशन की स्थापना इसने क्यों की थी। देखिए, डलहौजी ने क्या किया कि इनाम कमीशन के हिसाब इससे क्या हुआ कि ऐसे बहुत सी जगह थी, बहुत से स्पेस थे, मतलब बहुत सी जो क्या करते थे, जो अपना भूमि कर नहीं देते थे। तो हुआ क्या, इनाम कमीशन में ये काम किया गया कि जैसे जो भी जागीरें हैं, जो कर नहीं दे रही हैं, उन जागीरों को हड़प लेने की प्रथा चली कि मतलब उन जागीरों को क्या करो, उन जागीरों को हड़प लो, उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लो। अगर कोई कर नहीं दे रहा तो उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लो, उस भूमि को, और बाकी दे रहा तो फिर भाई कोई मतलब नहीं। अच्छा, इसके बाद क्या किया था इसने, देखिए इसके बाद किया था इसने 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से लेकर ठाणे तक 34 किलोमीटर की रेल सेवा शुरू शुरू की थी। सबसे पहले रेल सेवा यहाँ भारत में किसने स्टार्ट किया? डलहौजी ने किया था। अच्छा, 1853 में इसने एक काम और भी किया था। क्या किया था? कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार विद्युत सेवा संचालित तार सेवा प्रारंभ किया था। तो देखिए ये काम भी यही किया, डलहौजी ने ही किया है। अच्छा, एक काम और भी किया था कि नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 इसने ही पारित किया था, जिसमें क्या था कि पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई रेल है, तार है, डाक है, इन सबको किसने स्टार्ट किया? डलहौजी। अच्छा, एक चीज़ और है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना मतलब पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी किसने की थी? डलहौजी ने ही की थी। तो देखिए कितने सारे अच्छे-अच्छे काम भी किया है। अच्छा, एक काम और इसने किया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बना दिया। अच्छा, शिमला को क्यों बना दिया? तो देखिए गर्मियों में क्या होता है ना कि भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जो अंग्रेज़ हैं वहाँ पे मौसम कैसा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो अंग्रेज़ों को क्या हुआ कि गर्मियों के समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो इसने क्या किया, गर्मी के समय में जो राजधानी थी उसको शिमला बना दिया। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक की चीज़ों को देखेंगे। बाकी अगले अगले वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।